नमस्कार। आज हमारे पास जानकारी का एक दिलचस्प पुलिंदा है जिसमें किताबों के कुछ सुझावों ऊपर बात हुई है, खास तौर पर सेल्फ हेल्प या खुद को बेहतर बनाने वाली किताबों के बारे में। और इसी जानकारी के ढेर में जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स की एक समीक्षा भी शामिल थी। तो आज हम खास तौर पर इसी समीक्षा पर अपना ध्यान लगाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस रिव्यू के मुताबिक एटॉमिक हैबिट्स कि वो कौन से मुख्य विचार हैं जो इसे इतना प्रभावशाली बनाते हैं। हमारा इरादा है इन विचारों की तह तक जाना और देखना कि आदतें बनाने या तोड़ने में ये सिद्धांत असल में कितने काम के हो सकते हैं। एटॉमिक आदतें यानी अणु जितनी छोटी आदतें, ये नाम ही अपने आप में काफी उत्सुकता जगाता है ना, कि कैसे इतनी छोटी चीजें बड़े नतीजे दे सकती हैं। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि समीक्षा में क्या खजाना छिपा है। इस समीक्षा की शुरुआत एक बड़े ही दमदार दावे से होती है। कहा गया है कि अगर कोई रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होता जाए तो साल के अंत तक वो जहां से शुरू हुआ था उससे लगभग 37 गुना बेहतर हो सकता है। अभी सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है ना, सिर्फ 1% रोज और साल में 37 गुना सुधार। क्या ये वाकई मुमकिन है? हाँ, ये आंकड़ा पहली बार सुनने में चौंकाता जरूर है। ये चक्रवृद्धि ब्याज या कह लीजिए कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसा है, लेकिन हमारी आदतों और सुधारों पर लागू होता है। समीक्षा का मुख्य बिंदु यही है कि हम अक्सर बड़े क्रांतिकारी बदलावों के पीछे भागते हैं और छोटी लगातार होने वाली प्रगति को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये 1% का नियम कहता है कि रोज का मामूली सुधार अगर लगातार किया जाए तो लंबे समय में पहाड़ जैसा अंतर पैदा कर सकता है। इसका असली जादू इसकी निरंतरता में है, न कि एक दिन के बड़े प्रयास में। सोचिए, रोज सिर्फ 1 पुशअप ज्यादा करना या रोज सिर्फ 5 मिनट ज्यादा पढ़ना। शुरुआत में ये ना के बराबर लगता है, पर साल भर बाद इसका संचयी प्रभाव हैरान कर सकता है। अच्छा, तो मतलब ये बड़े लक्ष्यों का पीछा छोड़कर छोटे रोजमर्रा के सुधारों पर ध्यान देने की बात है। ये सुनने में ज्यादा व्यवहारिक लगता है। जैसे एकदम से मैराथन दौड़ने का सोचने की बजाय शायद रोज बस 15 मिनट टहलना शुरू करना ज्यादा आसान और टिकाऊ हो सकता है। बिल्कुल, यही इसकी खूबी है। ये बड़े डराने वाले लक्ष्यों के बोझ को कम करता है। जब लक्ष्य बहुत बड़ा होता है तो उसे शुरू करना ही मुश्किल लगता है, और अगर 1-2 दिन चूक गए तो निराशा हाथ लगती है। लेकिन 1% सुधार का लक्ष्य इतना छोटा होता है कि उसे न कर पाने का बहाना बनाना मुश्किल है। और जब आप रोज ये छोटा कदम उठाते हैं तो एक लय बनती है, एक मोमेंटम बनता है। आपको रोज एक छोटी जीत का एहसास होता है जो आपको अगले दिन फिर से वो काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये छोटी जीतें ही मिलकर आत्मविश्वास बढ़ाती हैं और लंबे समय तक टिके रहने में मदद करती हैं। ये बात तो समझ आती है। अच्छा, समीक्षा में आगे व्यवहार बदलने के लिए 4 नियमों का एक फ्रेमवर्क भी बताया गया है। मुझे ये जानना है कि ये नियम क्या है और ये काम कैसे करते हैं। क्या ये कोई जादुई फॉर्मूला है? जादुई तो नहीं, लेकिन मनोविज्ञान पर आधारित एक बहुत ही कारगर ढांचा जरूर है। समीक्षा इसे 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज कहती है। अच्छी आदतें बनाने के लिए ये 4 नियम हैं। पहला नियम, संकेत को स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। यानी जिस चीज को देखकर या जिस समय पर आपको वो आदत करनी है उसे अपने सामने रखो, उसे नजरअंदाज करना मुश्किल बना दो। दूसरा नियम, लालसा को आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। यानी उस आदत को करने की इच्छा को जगाओ, उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ो जो आपको पसंद है। तीसरा नियम, प्रतिक्रिया को आसान बनाओ, मेक इट ईजी। यानी आदत को करने में लगने वाली मेहनत या रुकावट को कम से कम कर दो। जितना आसान होगा उतना ही करने की संभावना बढ़ेगी। चौथा नियम, पुरस्कार को संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। यानी आदत पूरी करने के तुरंत बाद आपको अच्छा महसूस होना चाहिए, कोई संतुष्टि मिलनी चाहिए। ठीक है, ये 4 नियम सुनने में सीधे लगते हैं, स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? मान लीजिए कोई रोज सुबह एक्सरसाइज करने की आदत डालना चाहता है। जरूर। मान लीजिए एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है। स्पष्ट, ऑब्वियस। रात को ही अपने जिम के कपड़े निकालकर बिस्तर के पास रख दें। जूतों में मोजे डालकर दरवाजे के पास रख दें। सुबह उठते ही पहली नजर उन पर पड़े। ये हो गया संकेत को स्पष्ट बनाना। आकर्षक, अट्रैक्टिव। एक्सरसाइज के दौरान अपना पसंदीदा म्यूजिक सुने या किसी दोस्त के साथ वर्कआउट करें, या सोचें कि एक्सरसाइज के बाद आप कितना ताज़ा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसे किसी ऐसी चीज से जोड़ें जिसका आप इंतजार करें। आसान, इजी। शुरुआत में सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज का लक्ष्य रखें या घर के पास वाले जिम में ही जाएं ताकि आने जाने में ज्यादा समय न लगे। शुरुआत में मुश्किल या लंबी एक्सरसाइज से बचें।
इसे इतना आसान बनाएं कि ना कहना मुश्किल हो। संतोषजनक, सैटिस्फाइंग एक्सरसाइज पूरी करने के बाद कैलेंडर पर एक बड़ा टिक मार्क लगाएं या एक हैबिट ट्रैकर ऐप में इसे लॉक करें, या खुद को एक छोटी सी ट्रीट दें, जैसे कि एक स्मूदी। तुरंत मिलने वाला संतोष दिमाग को सिग्नल देता है कि ये काम दोबारा करने लायक है। ये तो बहुत अच्छी तरह समझाया। और समीक्षा ये भी कहती है कि बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इन्हीं नियमों को उल्टाना होता है। हाँ बिल्कुल, बुरी आदत तोड़ने के लिए इन्हीं 4 नियमों का उल्टा करना है। संकेत को अदृश्य बनाओ, मेक इट इनविजिबल। जैसे अगर आप टीवी देखते हुए ज्यादा स्नैक्स खाते हैं तो स्नैक्स को किचन की अलमारी में पीछे रखें, सामने नहीं। रिमोट को कहीं और रख दें। लालसा को अनाकर्षक बनाओ, उस बुरी आदत के नकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें। सोचें कि जंक फूड खाने से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, या सोशल मीडिया पर घंटों बिताने से आपका कितना समय बर्बाद होता है। प्रतिक्रिया को मुश्किल बनाओ, जैसे अगर फोन का इस्तेमाल कम करना है तो फोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाएं। वेबसाइट्स ब्लॉक करने वाले ऐप्स का इस्तेमाल करें। उस आदत को करने के रास्ते में रुकावटें खड़ी करें। पुरस्कार को असंतोषजनक बनाओ, बुरी आदत करने के तुरंत बाद कुछ ऐसा करें जिससे आपको अच्छा न लगे। शायद किसी दोस्त को बताएं कि आप ये आदत छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप चूक जाते हैं तो उन्हें कुछ पैसे देने होंगे। ये अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वाला तरीका है कि अच्छी आदतें अपने आप होने लगें और बुरी आदतें मुश्किल हो जाएं। बिल्कुल सही। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है। ये मानती है कि इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है, हम हमेशा उस पर भरोसा नहीं कर सकते। ज्यादातर सफल लोग सिर्फ ज्यादा इच्छा शक्ति वाले नहीं होते, बल्कि वो ऐसे माहौल और सिस्टम बनाने में बेहतर होते हैं जो उन्हें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं। ये फ्रेमवर्क हमें अपनी आदतों का इंजीनियर बनने का तरीका सिखाता है। समीक्षा में एक और बात पर काफी जोर दिया गया है जो मुझे थोड़ी अलग और गहरी लगी। वो है पहचान, आइडेंटिटी पर ध्यान केंद्रित करना, न कि सिर्फ लक्ष्यों पर, गोल्स पर। इसका क्या मतलब हुआ? लक्ष्य बनाना तो जरूरी माना जाता है। हाँ, लक्ष्य जरूरी है दिशा तय करने के लिए, लेकिन समीक्षा कहती है कि असली और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हमारी आदतें हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, मुझे वजन कम करना है या मुझे एक किताब लिखनी है, ये लक्ष्य आधारित सोच है। लेकिन मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ या मैं एक लेखक हूँ, ये पहचान आधारित सोच है। लेकिन इसमें फर्क क्या है? क्या सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से कुछ होता है? ये थोड़ा किताबी नहीं लगता है। तो आप तब तक मेहनत करते हैं जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। लक्ष्य मिलते ही प्रेरणा खत्म हो सकती है और आप पुरानी आदतों पर लौट सकते हैं। जैसे मैराथन दौड़ ली, अब ट्रेनिंग बंद। लेकिन जब आप खुद को एक धावक मानती हैं तो दौड़ना आपकी पहचान का हिस्सा है। आप इसलिए नहीं दौड़ती हैं कि मैराथन पूरी करनी है, बल्कि इसलिए दौड़ती हैं क्योंकि आप एक धावक हैं। ये प्रेरणा अंदर से आती है और ज्यादा टिकाऊ होती है। हर बार जब आप अपनी पहचान के अनुरूप कोई काम करती हैं, जैसे एक धावक का दौड़ना, तो आप उस पहचान को और मजबूत करती हैं। अच्छा, तो ये बनने पर ज्यादा जोर है बजाय सिर्फ कुछ करने या पाने के। मतलब सवाल ये नहीं कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, बल्कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। बिल्कुल। और फिर आप उन छोटी छोटी आदतों को अपनाते हैं जो उस पहचान को साबित करती हैं। हर छोटी आदत एक वोट की तरह होती है उस इंसान के पक्ष में जो आप बनना चाहते हैं। रोज सुबह उठकर लिखना आपको लेखक बनने के लिए वोट देता है। रोज जिम जाना आपको स्वस्थ इंसान बनने के लिए वोट देता है। धीरे धीरे ये वोट जमा होते हैं और आपकी आत्मछवि बदलने लगती है। ये एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक बदलाव है। ये वाकई सोचने वाली बात है, पहचान और आदतें कैसे जुड़ी हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पहलू समीक्षा में उठाया गया है, हमारे माहौल यानी आसपास के वातावरण का हमारी आदतों पर असर। कहा गया है कि माहौल इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। ये कैसे काम करता है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम अक्सर अपनी आदतों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं, अपनी इच्छा शक्ति की कमी को कोसते हैं, लेकिन समीक्षा बताती है कि हमारा माहौल अदृश्य रूप से हमारे व्यवहार को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। हमारे आसपास जो चीजें मौजूद हैं, जो संकेत हमें मिलते हैं, वो हमारी आदतों को ट्रिगर करते हैं। इसे आर्किटेक्चर ऑफ चॉइस भी कहते हैं, यानी विकल्पों की संरचना। आसान शब्दों में, अपने आसपास चीजों को इस तरह व्यवस्थित करना कि सही चुनाव करना आसान और गलत चुनाव करना मुश्किल हो जाए। तो जैसे वो उदाहरण था कि अगर मेज पर फलों की टोकरी रखी है तो फल खाने की संभावना ज्यादा है बजाय बिस्किट के डिब्बे के। हाँ बिल्कुल, ये माहौल को डिजाइन करने का एक छोटा सा उदाहरण है। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं
तो पानी की बोतल हमेशा अपनी डेस्क पर रखें। संकेत को स्पष्ट और प्रतिक्रिया को आसान बनाना। अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं तो टीवी देखने के बाद रिमोट को किसी दराज में रख दें, प्रतिक्रिया को मुश्किल बनाना। अगर आप रोज सुबह पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो रात को ही किताब अपने तकिए के पास रख दें, संकेत को स्पष्ट बनाना। ये सब माहौल में छोटे छोटे बदलाव हैं जो हमारी आदतों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। हमें अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे रहने की बजाय अपने माहौल को अपना सहयोगी बनाना चाहिए। लेकिन कई बार माहौल पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता, जैसे ऑफिस का माहौल या घर में दूसरे लोग। क्या समीक्षा इस चुनौती पर भी कुछ कहती है? हाँ, ये एक जायज सवाल है। जाहिर है हम हमेशा अपने माहौल को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि हम जितना कर सकते हैं उतना तो करें। अपने पर्सनल स्पेस जैसे अपना कमरा, अपनी डेस्क, अपना फोन, इन पर हमारा ज्यादा नियंत्रण होता है। हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और जहाँ तक सामाजिक माहौल का सवाल है तो हम ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश कर सकते हैं जिनकी आदतें वैसी हैं जैसी हम अपनाना चाहते हैं। आदतें संक्रामक होती हैं। अगर आपके दोस्त रोज जिम जाते हैं तो आपके भी जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो माहौल सिर्फ भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है, इसमें लोग भी शामिल हैं। ये समझ आया, यानी जहां तक हो सके अपने माहौल को अपनी आदतों के पक्ष में ढालना। अच्छा, समीक्षा के आखिर में एक और विचार पर बात हुई है, सिस्टम्स ओवर गोल्स, यानी लक्ष्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रणालियां या सिस्टम। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। लक्ष्य जरूरी नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि लक्ष्य बेकार हैं। जैसा हमने पहले कहा, लक्ष्य हमें दिशा दिखाते हैं, हमें बताते हैं कि हमें कहाँ पहुंचना है। लेकिन समीक्षा का तर्क है कि सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना काफी नहीं है। असल में जो चीज हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाती है वो है हमारा सिस्टम, यानी वो रोजमर्रा की प्रक्रियाएं, वो आदतें, वो रूटीन जो हम फॉलो करते हैं। क्या आप इसे और समझा सकती हैं? सिस्टम और लक्ष्य में मुख्य अंतर क्या है? लक्ष्य एक नतीजा है जो आप पाना चाहते हैं, जैसे 10 किलो वजन कम करना। सिस्टम वो प्रक्रिया है जो आप रोज करते हैं उस नतीजे तक पहुंचने के लिए, जैसे रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करना, हफ्ते में 5 दिन सलाद खाना, रात को 8 घंटे सोना। समीक्षा कहती है कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे होते हैं। हर टीम चैंपियनशिप जीतना चाहती है, हर उम्मीदवार नौकरी पाना चाहता है। लक्ष्य होने से सफलता की गारंटी नहीं मिलती। सफलता मिलती है एक अच्छे सिस्टम को लगातार फॉलो करने से। तो मतलब ये कि लक्ष्य पर नजर रखते हुए हमें अपना ध्यान उस रोज की प्रक्रिया पर लगाना चाहिए जो हमें वहां तक ले जाएगी। बिल्कुल। लक्ष्य आपको एक बार प्रेरित कर सकता है, लेकिन सिस्टम आपको रोज आगे बढ़ाता है। जब आप सिस्टम पर ध्यान देते हैं तो आप रोज प्रगति करते हैं, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो। और जब आप रोज प्रगति करते हैं तो नतीजे अपने आप आने लगते हैं। अगर आप सिर्फ लक्ष्य पर अटके रहेंगे तो आप या तो लक्ष्य मिलने तक दुखी रहेंगे या लक्ष्य मिलते ही आपकी प्रेरणा खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्रक्रिया का आनंद लेना सीख जाते हैं, अगर आप अपने सिस्टम से प्यार करते हैं, तो आपको नतीजों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप हर दिन सफल महसूस करते हैं क्योंकि आपने अपना सिस्टम फॉलो किया। ये वापस उसी 1% वाले नियम से जुड़ जाता है। एक अच्छा सिस्टम ही उस रोज के 1% सुधार को संभव और टिकाऊ बनाता है। लक्ष्य आपको खेल की शुरुआत कराते हैं, लेकिन सिस्टम आपको खेल में बनाए रखता है और अंततः जिताता है। वाह, ये तो बहुत सारी गहरी बातें निकल कर आई इस एक समीक्षा से। तो अगर हम सार निकालने की कोशिश करें, इस एटॉमिक हैबिट्स की समीक्षा से हमने सीखा, पहला, वो छोटे, लगभग अदृश्य लगने वाले 1% सुधारों की जबरदस्त ताकत जो लगातार करने पर कमाल के नतीजे देते हैं। दूसरा, व्यवहार बदलने के वो 4 नियम, संकेत को स्पष्ट, लालसा को आकर्षक, प्रतिक्रिया को आसान और पुरस्कार को संतोषजनक बनाना। और बुरी आदतों के लिए इनका उल्टा। तीसरा, सिर्फ क्या हासिल करना है लक्ष्य से ज्यादा इस पर ध्यान देना कि हम कौन बनना चाहते हैं, पहचान। चौथा, अपनी इच्छा शक्ति पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने के बजाय अपने माहौल को समझदारी से डिजाइन करने का महत्व। और पांचवा, अंतिम मंजिल लक्ष्य के साथ साथ उस रोज के सफर सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करना जो हमें वहां तक ले जाता है और एक्शन लेने लायक किताब के रूप में पेश करती है। ये इस बड़ी सोच को चुनौती देती है कि बड़े बदलावों के लिए हमेशा बड़े नाटकीय कदमों या असाधारण इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। इसके बजाय ये छोटे, सोचे समझे, लगातार किए जाने वाले कामों की ताकत पर भरोसा करती है। और यही बात
इसे हर किसी के लिए सुलभ बनाती है। ये दिखाती है कि सही रणनीति और छोटी स्मार्ट आदतों से कोई भी धीरे धीरे बड़े बदलाव ला सकता है। ये उम्मीद जगाती है कि प्रगति रैखिक नहीं बल्कि चक्रवृद्धि होती है। ओके, ये जानकारी काफी उपयोगी है। इसे जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, और शायद ये सुनने वालों के लिए भी सोचने वाली बात हो सकती है। इन सारे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए क्या कोई एक एटॉमिक आदत सिर्फ 1% जितना छोटा बदलाव हो सकता है, जिसे कोई अपनी जानकारी बढ़ाने या कुछ नया सीखने की प्रक्रिया में आज ही शामिल कर सके? वो सबसे छोटा संभव कदम क्या हो सकता है जिससे ज्ञान या समझ की दिशा में थोड़ी सी प्रगति हो? शायद रोज किसी विषय पर सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना, या रोज सिर्फ एक नया विचार कहीं लिख लेना। वो पहला छोटा सा अणु कदम क्या हो? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है इस किताब का सबसे बड़ा सबक क्या है? कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, बिल्कुल। अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।